हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के दो मोस्ट टाइम पे चैप्टर को, जिनके नाम है मुगल कालीन इतिहास के स्रोत, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मुगल वंश, बाबर और हुमायूं को। सो जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं जो इस बुक को हमारे साथ में बिल्कुल ईमानदारी के साथ कवर कर रहे हैं, तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए आप लोग पेज नंबर 71। वहाँ आपको मिलेगा ये चैप्टर मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। प्लीज़ इस जानकारी को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। सो आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए दो फ्री लाइव क्लासेस जो कंडक्ट होती है डेली 6 PM एंड 8 PM पर। टू अनलॉक दिस क्लासेस यूज़ माई कोड YTSZ10। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि आप हमारी क्लास को फ्री में कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद उस ऐप में आप करिए साइन अप। जी हाँ, साइन अप करने के बाद में आपको सर्च करनी है हमारी प्रोफाइल उमेश सर, और उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर आपको फॉलो पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। पहला लिंक आपको मिलेगा हमारी प्रोफाइल का। सो ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस क्लासेस में पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और एक अच्छा कॉम्पिटिशन्स अपने अंदर जनरेट करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमको स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तो इस लाइव क्लासेस के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अपना डाउट, अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर सकते हैं टाइप करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की ओर। मुगलकालीन इतिहास के स्रोत। देखिए, किसी भी वंश को जानने के लिए या फिर किसी साम्राज्य को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हमको केवल उन्हीं साहित्यों पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी आपकी आगामी परीक्षा में बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो दोस्तों, इस बुक में आपको बहुत सारे साहित्य दिए गए हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं पॉइंट को करेंगे हाईलाइट जो मोस्ट टाइम पे है। सो सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका बाबर। ठीक है, बाबर क्या थे? बाबर एक शासक भी थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी थे, और लेकिन इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम है तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, ये क्या थी दोस्तों? ये थी आपकी एक आत्मकथा। और ये किसकी आत्मकथा होगी? तो ये कथा थी आपकी आत्मकथा बाबर की। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तुजुक-ए बाबरी का संबंध किस शासक से है या फिर किस शासक की यह आत्मकथा है? तो दोस्तों ये है बाबर की। और किस भाषा में इसे लिखा गया था? तो ये भाषा दोस्तों आपकी है तुर्की भाषा। के बारे में स्टेट पीसीएस में, खासतौर पे यूपी वाले स्टेट पीसीएस, उत्तराखंड में और एमपी पीएससी में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई एक आत्मकथा है? तो ये है दोस्तों तुर्की भाषा में। राइट, जल्दी से करिए इसको हाईलाइट। अगला पॉइंट आपके सामने है गुलबदन बेगम। देखिए, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने करी थी। ये कौन थी? ये थी इसकी कज़न, चचेरी बहन थी इसकी। और हुमायूं नामा की रचना जिस भाषा में की गई है वो भाषा है आपकी फ़ारसी। ठीक है, क्या भाषा है? फ़ारसी। और इसके बाद दोस्तों आपको अबुल फजल भी आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता। चलिए इसको भी करिए आप लोग हाईलाइट कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल, और इन्होंने ही अकबरनामा की रचना भी करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने दोस्तों जहांगीर। ठीक है, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है तुजुक-ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक-ए जहांगीरी। अब जहांगीरी में जहांगीर है तो कॉमन सी बात है जहांगीर की क्या थी? ये आत्मकथा थी। सो अगला पॉइंट है आपके सामने अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद भी एक लेखक थे, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका नाम है दोस्तों पादशाह नामा। ये इनके पुस्तक का नाम है, इनके साहित्य का नाम है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इनायत खान। जी हाँ, इनायत, ये शब्द आपने सुना होगा मूवी वगैरह में, इनायत खान। ये एक पर्सनैलिटी का नाम भी है, एक लेखक का भी नाम है। इन्होंने लिखी थी शाहजहाँ नामा। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्ज़ा मोहम्मद। इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य का नाम है आपका आलमगीर नामा। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ हमारे क्या थे? विदेशी लेखक भी थे। उन्होंने भी कुछ इतिहास के कुछ साहित्य लिखे हमारे, जैसे
एक है आपका ग्रांड डफ। इसमें दोस्तों आपको मिलता है मराठों का इतिहास। और विलियम हॉकिंस ने 1608 से लेकर के 1613 ईस्वी के बीच में जहांगीर के दरबार में ये रहे और उनका क्या एक्सपीरियंस था, इन्होंने भी काफ़ी सारे अपने वृत्तांत लिखे हैं। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में ये रहे। और उसके बाद आपकी आती है फेमस पर्सनालिटी कौन, फ्रांसिस्को। ये क्या थे, ये एक डच डॉक्टर थे। और ये क्या थे, ये जहांगीर के दरबार में काफ़ी लंबे समय तक रहे। इन्होंने भी अपने अलग अलग वृत्तांत दिए। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है स्मारक के बारे में, ठीक है। वैसे इस बुक में ना ये वाला चैप्टर आपको लास्ट में मिलना चाहिए था, मुगल वंश खत्म होने के बाद 2.17 पर, लेकिन कोई बात नहीं, इस बुक का जो सीक्वेंस है वो भी कहीं ना कहीं सही होगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए अगर हम बात करेंगे स्मारक के बारे में, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बाबर का मकबरा स्थित है आपका काबुल के अंदर। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है आपका, दिल्ली में। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। और शाहजहाँ का मकबरा स्थित है आपका आगरा में। तो ये सभी मकबरे भी आपके वनडे एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो किसी भी पर्सनालिटी को, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो या फिर शाहजहाँ ही क्यों ना हो, आपको इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब करते हैं अपने वास्तविक चैप्टर की शुरुआत, बाबर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो बाबर का जो संपूर्ण शासनकाल था वो 1526 से लेकर के 1530 तक था। यहाँ पे जो आपको बुक में जो ब्रैकेट में दिया होता है ना, ये होता है इसका शासनकाल, ना कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्ष। ये कभी नहीं होता है। जैसे आप अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को देखते हो डेथ कब हुई, तो उसका स्टार्टिंग में देता है जन्म और उसका देता है कि उसका स्वर्गवास किस डेट में हुआ था। वर्तमान में तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो बुक होती है इतिहास की, उसमें जब भी आपको ब्रैकेट में दिया होगा तो ये होगा केवल इसका शासनकाल, ठीक है। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर को, ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर हुआ था, फरगना में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था। अब बाबर का वास्तविक नाम क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबर का जो वास्तविक नाम है या फिर जो इसका रियल नेम है वो था आपका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर हम बात करेंगे पितृवंश की ओर से, ये तैमूर के वंशज थे। बाबर कहाँ के थे, तैमूर के वंशज थे। और जो माता की साइड के जो वंशज थे ये थे चंगेज़ खां के वंशज। तो पितृवंश तैमूर और मातृवंश चंगेज़ खां, ये भी आपको करना है हाईलाइट, क्योंकि माता और पिता के बारे में, वंशों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है कई 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 बार। तो इसलिए ये फैक्ट आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक में। आगे हम बात करते हैं कि बाबर ने 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी संभाल ली थी। और उसके बाद दोस्तों बाबर ने 1507 में, मतलब कि इसके ठीक इतने वर्ष बाद 1507 में काबुल जीतने के बाद में पादशाह की उपाधि धारण करी थी। अब दोस्तों पादशाह की उपाधि किसने करी थी धारण, तो ये करी थी बाबर ने। कब करी थी, काबुल पर विजय हासिल करने के बाद। अब बात करते हैं बाबर के कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण कब किया था, तो ये वर्ष आपका 1519 में, जब पहली बार बाबर ने हथियार उठाए और बाजोर और भेरा को इसने क्या करा, जीता। ये क्या है, ये किसी शासक के नाम नहीं है, ये एक्चुअली एक स्थान के नाम है। इन दोनों ही स्थानों को क्या करा, इसने अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ से वापस चला गया। और दोस्तों आपको याद रखना कि बाबर किस दर्रे से होते हुए इंडिया में एंटर इसने किया था, तो ये है आपका खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। बाकी दूसरा तीसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही चौथा इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए आप ये सभी पॉइंट पढ़ सकते हैं, बट नहीं, हम केवल फोकस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। ज्ञान वही जो एग्ज़ाम में काम आए फिलहाल अभी, ठीक है। तो वही ज्ञान इकट्ठा करिएगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। चलिए आगे बात करते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, जिसमें आपका मोस्ट टाइम पे है पानीपत का प्रथम युद्ध। हुआ कब था, 21 अप्रैल 1526 में। और इस युद्ध में क्या हुआ, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। इब्राहिम क्या हुआ, यहाँ पर हार गया और बाबर क्या रहा, इसमें विजय रहा। और बाबर ने इस युद्ध में एक नीति का प्रयोग किया था, जिस नीति को हम बोलते हैं तुगलुमा नीति, ठीक है। तुगलुमा युद्ध पद्धति या फिर तुगलुमा नीति। और इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें भारत की भूमि पर पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, तो ये
युद्ध था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस ये है और यही सेम स्टेटमेंट के साथ में आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। सो इसको आप ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 17 मार्च 1527 को, राइट। ये बाबर और मेवाड़ के शासक के बीच में हुआ था। अब मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा। और इसमें भी क्या हुआ, ये युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि करी थी धारण। राणा सांगा क्या हुआ, इसमें पराजित हो गया। अगला युद्ध है आपका चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? देखिए 29 जनवरी 1528। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या था 1526, फिर 27, फिर 28, फिर आपका आएगा 29। तो ये लगातार एक वर्ष के बाद में लगातार इसने युद्ध करे थे। खानवा का युद्ध हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं चंदेरी का युद्ध। ये बाबर और मदीनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, ये मदीनी राय मारा गया और उसने इस युद्ध में जिहाद घोषित किया। ये आपको नहीं पढ़ना इतना खास, बाकी ध्यान रखिएगा युद्ध कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था, रिजल्ट क्या रहा, मदीनी राय मारा गया। बस आप चाहो ना बुक के ऊपर यहाँ लिखिएगा बाबर वर्सेस याद करने के लिए, और मदीनी राय पर आप लगा दो क्रॉस, मतलब कि ये मारा गया, या फिर राणा सांगा पे लगाओ क्रॉस, मतलब कि ये हार गया। बाबर क्या हो गया, जीत गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुआ था, इब्राहिम लोदी पे कट मार दो इस बुक के ऊपर, ठीक है। देखिए बुक तो आपकी अपनी है ना, किराए पे तो बुक आपने ली नहीं होगी, ठीक है। जितना लिखना है पेन से, जो भी मोस्ट टाइम भी फैक्ट है उनको पेन के ऊपर लिखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, जब रिवीजन करेंगे अपनी बुक में से करेंगे, ना कि वीडियो में से, ठीक है। और वीडियो में से रिवीजन करना पॉसिबल है भी नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कितना वीडियो वॉच करोगे भैया आप लोग। अगला आपका वाला दोस्तों घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित किया था और ये बाबर द्वारा लड़ी गई एक अंतिम वॉर थी, ठीक है। अब बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी, तो वो था आपका घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? 1529 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पानीपत युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने सरदारों को उचित इनाम दिया और हुमायूं को बाबर ने क्या करा था, हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया। आपको मालूम है ना हुमायूं और बाबर कौन थे आपस में, याद है आपको अच्छे से? चलिए आगे हम बात करते हैं कि बाबर की इस उदारता को लेकर के उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब ये कलंदर उपनाम या फिर ये उपाधि किसको प्राप्त है, तो ये उपाधि प्राप्त दोस्तों बाबर को। मतलब कि कोहिनूर हीरा, इतनी बड़ा हीरा जो पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही था, वो भी अपने बेटे को इसने क्या करा, दान कर दिया। दान नहीं मतलब एज ए गिफ्ट के रूप में दे दिया, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं बाबर की आत्मकथा, तो जो कि बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपकी तुर्की भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर? तुर्की भाषा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसने आगरा में जयमिति विधि पर नूरे अफगान नामक एक बाग लगवाया था, जिसे आराम बाग कहा जाता है, ठीक है। किसने लगवाया था? बात कर रहे हैं किसकी हम लोग, अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों बाबर की। आगे क्या हुआ, आगे दोस्तों 26 दिसंबर 1530 में, ठीक है, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में, और पहले उसे आगरा के इसी आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया। और बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब ये बैठेगा सिंहासन पर, कौन? हुमायूं। आपको दोस्तों याद रखना, आपने देखा हुआ होगा एक ऐड, वो 7 क्लास की ऐड भी, कौन सी ऐड थी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, इस टाइप से सीक्वेंस ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, ये इसके क्या थे, 4 भाई थे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना फैक्ट यहाँ पर। उसके बाद जो हुमायूं के 2 पुत्र थे वो थे कौन, अकबर और मिर्ज़ा हकीम, ठीक है। वैसे कामरान और ये हिंदाल वगैरह और ये अस्करी वगैरह इतने फेमस नहीं हुए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार बाबर के कुल कितने पुत्र थे, तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। कौन? हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है, और अस्करी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध को हम डिस्कस करते हैं। अब एक आपका वार दोस्तों कालिंजर पर आक्रमण या फिर कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1531 में हुआ था। हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया था, लेकिन वो क्या हुआ, इसमें असफल हो गया,
कौन? हुमायूं क्या हो गया इसमें? असफल हो गया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले ना एक चीज़ मुझे और कवर करनी चाहिए थी, ये वाला ऊपर जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट, हुमायूं के जन्म के बारे में डिस्कस नहीं करा हमने शायद, चलिए कर लेते हैं। देखिए, हुमायूं, बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। ठीक है, इसकी माँ का नाम क्या था? इसकी माँ का नाम था माहम सुल्ताना। ठीक है, ये इसकी माँ का नाम था। सीधे आप मूव कर जाइए अब सीधे इसके वॉर की ओर। ठीक है, तो सेकंड जो वॉर है आपका, ये है आपका दोराहा और चुनार का प्रथम घेरा। यह युद्ध हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य हुआ था। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद लोदी क्या हुआ? पराजित हुआ। और इसके बाद हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला और शेर शाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया इसने इस स्थान को। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये है आपका चौसा का युद्ध। मोस्ट टाइम पे है चौसा का युद्ध। देखिए, ये युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। चौसा नामक एक स्थान था, वहाँ पर उसी स्थान के नाम पर इस युद्ध का नाम पड़ गया। और चौसा दोस्तों याद रखना कि ये चौसा जो स्थान है, ये किस नदी पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मोस्ट टाइम पे दोस्तों, ये आपकी रिवर का नाम है आपका कर्मनाशा नदी। यूपी ट्रिपल एस सी में ये रिवर का बारे में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ अंडरलाइन जरूर करिए, इस पॉइंट को आप प्लीज़ इस बुक को हाईलाइट जरूर करिएगा। सो आगे हम बात करते हैं कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध। 17 मई 1540 को हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। कहानी पलट चुकी है, देखना दोस्तों, शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं पर छोड़ करके क्या हुआ? हुमायूं सिंध चला गया यहाँ से। और हुमायूं का निष्कासित जीवन 1540 से लेकर के 1555 तक का था। 15 साल तक ये क्या था? गायब था। तो इसने 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया और जिसने कालांतर में अकबर को जन्म दिया था। ठीक है, हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट टाइम पे है। सो आगे हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब जब ये 15 वर्ष निष्कासित रहा तो उसके बाद ये वापस लौट के दोबारा इसने एक युद्ध किया था। इसको कहा जाता है दोस्तों 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगलों की विजय हुई और उन्होंने पंजाब को जीत लिया। ठीक है, क्या करा? पंजाब को जीत लिया। सो आगे हम बात करते हैं कि 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित कर दिया और इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन सभी स्थानों को अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बन गया, तख्ता पलट हो गया। लेकिन दोस्तों इसी के बाद क्या हुआ? ठीक 1 वर्ष के बाद में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, वो थी हुमायूं की मृत्यु। जी हाँ, हुमायूं को पुस्तक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह की एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके 24 जनवरी 1556 को हुई थी और उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करी। और ये स्थापना किसने करी थी? हुमायूं ने करी थी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है। अब दोस्तों हुमायूं से संबंधित कुछ फैक्ट आपको और भी ध्यान रखने हैं जो इस बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट आप बुक के साइड में लिख लीजिएगा, साइड में बुलेट पॉइंट पर। ठीक है, या फिर यहाँ लिख लीजिएगा साइड में, कहीं पर भी, बहुत स्पेस है बुक में, बहुत स्पेस है। सो अगर हम बात करेंगे, एग्जाम में आपसे पूछता है कई बार कि ऐसा कौन सा शासक था जो सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काले और रविवार को पीले वस्त्र धारण करता था, तो वो था दोस्तों आपका हुमायूं। ठीक है, हुमायूं दोस्तों क्या करता था? ज्योतिष विद्या पर विश्वास करता था, ज्योतिष विद्या पर ये विश्वास रखता था। तो ये 2 फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार। और अगर हम बात करेंगे, एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि दिल्ली में आज भी जो स्थित है आपका मदरसा ए बेगम, एक विद्यालय है, इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना भी करी थी आपकी हुमायूं ने। ठीक है, किसने करी थी? हुमायूं ने। और एक दोस्तों पर्सनैलिटी है, ठीक है,
क्या कहा जाता है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, मतलब कि इसका जो सिंहासन था ना, इसका आधिपत्य लगातार स्थापित नहीं हो पाया, कभी भागा कभी आया, कभी भागा कभी युद्ध जीता कभी हारा, इस तरह का इसका इसका जीवन था। ठीक है, इसका जीवन स्टेबल नहीं था, लड़खड़ाता रहा और अंत भी क्या हुआ, लड़खड़ाने के द्वारा ही इसका अंत हुआ। जैसे कि ये लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरा होगा, बैलेंस ख़राब हुआ इसका, तो यहाँ पर भी इसका बैलेंस ख़राब हुआ। और स्टार्टिंग का जो भी इसका फेस रहा था हुमायूं का, वो क्या था, अप एंड डाउन वाला था। ठीक है, इसने बहुत प्लस माइनस देखे अपनी लाइफ में। तो ये कथन किसका था, तो ये कथन था दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका लेन पुल। इन्होंने ये सेंटेंस कहा था कि हुमायूं जीवन भर क्या रहा, लड़खड़ाता रहा और अंत भी क्या हो गया, जान भी कैसे गई इसकी, लड़खड़ाने के द्वारा गई। इतनी बड़ी बात इसने बोली थी। नाम क्या है इसका, लेन पुल। ये नाम मैं अगेन लिख रहा हूँ, मोस्ट टाइम पे है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं आप शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी, जिसका उपनाम एक है शेर खान, इसके पीछे का इतिहास हम जानेंगे अगले पैराग्राफ पर। बट उससे पहले हमको ध्यान रखना है कि आखिरकार शेरशाह ने उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करी थी। और पहला अफगान साम्राज्य कौन था, लोधी वंश का था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका जन्म कब हुआ था और इसके बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, शेर खां का जन्म 1472 में हुआ और इसके बचपन का नाम था फरीद। 1497 से लेकर के 1518 तक लगातार 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल करी। फरीद की बात मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं शेर खां की। ठीक है, शेरशाह सूरी की हम बात कर रहे हैं। लगातार 21 वर्ष इसने क्या करी, अपने फादर की हेल्प करी थी, जागीर की देखभाल करी थी और शासन का अनुभव प्राप्त किया, एक्सपीरियंस प्राप्त किया। और उसके बाद दोस्तों बहर खां लोहानी ने फरीद को शेर के मारने के उपलक्ष्य में इसको शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां का मतलब ये था कि शेरशाह सूरी ने एक बार बचपन में, या फिर हम कह सकते हैं फरीद, ठीक है, फरीद क्या नाम है, बचपन का नाम है ना इसके, ये या तो मैं फरीद बोलूँ या फिर शेरशाह सूरी बोलूँ, अर्थ तो दोनों का एक ही हो गया। तो जब शेरशाह सूरी ने एक बार शेर को मारा था तो उसके बाद से इसका नाम पड़ा शेर खान। और ये उपाधि इसको किसने दी थी, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दोस्तों आपका बहरा खां लोहानी। क्योंकि ये पर्सनैलिटी का नाम आपके प्रीवियस एग्जाम में 8 से 9 बार पूछा गया। वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट पीसीएस में भी कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहरा खां लोहानी ने फरीद को शेर के मारने पर सेम टाइम पर ऑन द स्पॉट खड़े खड़े इसको उपाधि दी। क्या नाम था, शेर खां की उपाधि इसको प्राप्त हुई। डन। चलिए अब सीधे हम मूव करते हैं यहाँ पर कि 22 मई की घटना है। 22 मई 1545 को कालिंजर पर आक्रमण के समय क्या हुआ, तोप खाना फट गया। और तोप खाना मतलब एक तोप थी, जहाँ पर आसपास तोप खाना भी था, यहाँ पे तोपें रखी जाती है ना, उस स्टोरेज को, उस वेयर हाउस को बोलते हैं तोप खाना। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, छोटा सा ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट छोटा बड़े में कन्वर्ट हुआ। बारूद होता है आसपास, तो पूरा का पूरा तोप खाना में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, शेरशाह की मृत्यु हो गई। पता नहीं भैया कब क्या हो जाए, इतिहास इतिहास ही होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर शासन प्रबंधकों, केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था, उसके अंतर्गत कुछ अलग अलग क्या थे, विभाग थे, जिसमें आपका दीवाने वजारत, ठीक है, ये क्या होता था, ये होता है आपका वित्त विभाग। ठीक है, और आज हम इसको बोलते हैं सैन्य विभाग। ठीक है, इसको हम बोलते थे इतिहास में दीवाने आरिज। ये आपका एक है आपका दीवाने बरीद, मतलब कि गुप्तचर विभाग को क्या बोलते हैं, दीवाने बरीद। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, अब आप सोचेंगे सर आप तो बहुत कुछ जंप करा रहे हो। देखिए, आप पीएचडी करने के लिए इतिहास में आपको मन कर रहा है तो आप हर एक लाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ सकते हैं अच्छे से। बट मैं केवल ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर आप बहुत स्किप करवा रहे हो। बेटा स्किप करना बहुत ज़रूरी है। एक एक लाइन पढ़ोगे, बैठोगे, याद करोगे तो बहुत लंबी जर्नी आपकी तय हो जाएगी सिलेक्शन में। 4 से 5 साल लगेंगे आपको सिलेक्शन में कम से कम। लेकिन जिसके पास समय काफ़ी कम है, जिम्मेदारी अधिक है सर के ऊपर, परिवार की जिम्मेदारी बहुत अधिक है, तो वो जल्दी से केवल उतना पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, एग्ज़ाम क्रैक करिए, जॉब लीजिए, उसके बाद फिर जो करें सब सही है। ठीक है, चलिए मतलब जितना पढ़ना है फिर पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया। एक भूमि होती थी अच्छी, एक होती थी मध्यम और एक होती थी बुरी। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अगर भूमि योग्य है ही नहीं, वो भूमि बंजर पड़ी है, ठीक है, लेकिन किसी के नाम पर दर्ज है, तो उससे आप टैक्स कैसे ले सकते हो।
है ना। तो इसने ये काम तो काफ़ी अच्छा किया था, जो ज़मीन जितना उत्पादन देगी उसी के आधार पर लगेगा उसके ऊपर टैक्स। सो आगे हम बात करते हैं कि उसने भूमि के माप के लिए, ठीक है, उसने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज मतलब कि 31 उंगल या फिर 32 इंच, या फिर अगर हम बात करेंगे सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। ठीक है, एक डंडी होती थी, उससे होता था भूमि का मेज़र। अगर उंगल में देखेंगे, किसी की उंगली बड़ी किसी की उंगली छोटी। आप देखते हैं ना, जैसे कि आप सिंपल अगर अपने हाथों को फैला दें, ठीक है, एक छोटी उंगली यहाँ जाएगी और आपका जो थंब होगा, अंगूठा यहाँ आ जाएगा कोने में। ठीक है, अब किसी का हाथ बड़ा किसी का हाथ छोटा, तो ये सही मेजरमेंट नहीं था। तो इसने क्या करा कि स्केल बनाया था जिसको कहते थे सन। सन की डंडी लेके आओ, हमें भूमि की नपाई करनी है। जैसे आप कहते हैं कि इंची टेप लेके आओ, हमें कपड़े की नपाई करनी है, दीवार की नपाई करनी है, गेट की नपाई करनी है। ठीक है, आप करते हैं क्या, इंची टेप का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस समय शेर शाह सूरी ने एक यंत्र बनाया था, एक स्केल बनाया था, इसको हम बोलते हैं क्या, सन। ये एक्चुअली एक लकड़ी होती थी, ठीक है ना, उसकी डंडी बनती थी सन की डंडी, बस ये कहने का अर्थ है। आगे हम बात करते हैं शेर शाह ने लगान निर्धारण करने के लिए क्या करा। इसने 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई। एक थी आपकी क्या, गलाबख्शी, एक नस्क और एक आपकी जब्ती। और किसानों से पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में इसने इस्तेमाल किया। मतलब कि जैसे अगर आपको लोग 90 रुपये कमा रहे हैं, आप 100 रुपये कमा रहे हैं कम से कम, तो 33 रुपये आप किसको देंगे, आप देंगे उसके शासक को, मतलब शेर शाह को। आगे हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। तो शेर शाह ने घिसे पीटे पुराने तथा पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों को चलन पूरी तरह से बंद कर दिया। मतलब कि मैं शासक हूँ तो पुराने सिक्के कैसे चलेंगे भाई, बात भी सही है कहने का देखा जाए तो। इतिहास में ऐसे होता था कि अगर मैंने साम्राज्य स्थापित कर लिया यहाँ पर इस स्थान पर, तो मेरा ही फेस हर तरफ घूमे हर सिक्कों पर। सो अगर हम बात करेंगे, उसकी मुद्रा व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। उसने चांदी के रुपए जो आपके 180 ग्रेन के होते थे ये चलाए। तांबे के सिक्के का दाम इसने 380 ग्रेन रखा था। और शेर शाह के समय सोने के सिक्के को असरफी कहते थे। अगर आपको दोस्तों एक असरफी मिल गई, सोचिए सोने का सिक्का मिला है आपको, ध्यान रखिएगा। सो ये इसने यहाँ पर चलाए। अगर हम बात करेंगे शेर शाह के समय में सबसे अधिक टकसालें थी। टकसाल क्या होती है समझिए। टकसाल को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मिंट। मिंट वो नहीं जो आप खाते हैं। मिंट एक ऐसा स्थान, टकसाल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कॉइन बनते हैं, कॉइन प्रिंट होते हैं। मात्र शेर शाह सूरी ही ऐसा शासक था जिसके काल में सबसे अधिक टकसाल थे। ठीक है, कारखाने थे कॉइन को छापने के, हम कह सकते हैं। ठीक है, टकसाल को बोलते हैं इंग्लिश में मिंट। ठीक है, और शेर शाह ने सबसे अधिक टकसालों की स्थापना करी थी। अगर टकसाल सबसे अधिक होंगे तो क्या होंगे, जो कॉइन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अधिक होगा, फास्ट होगा। तो इसलिए इसी के काल में सबसे अधिक असरफियाँ चलाई गई थी। अब हम बात करते हैं सड़क के बारे में और सराय के बारे में। शेर शाह ने करीब 1700 सराय का निर्माण किया जिसकी देखभाल सिकदार करता था। राइट, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना एक चीज़ और कि बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक ये सड़क आजम कहलाती थी। अब इसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। इसका प्राचीन नाम क्या है, सड़क आजम। ठीक है, निर्माण किसने किया, शेर शाह सूरी ने। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आखिरकार ग्रांड ग्रांड ट्रंक रोड का ओल्ड नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, तो इसका नाम है सड़क आजम। तो इस चीज़ को भी आप लोग प्लीज़ हाईलाइट जरूर करिए अपनी बुक को। चलिए आगे हम बात करते हैं भवन और इमारतें। भवन और इमारतें। शेर शाह ने रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला, दीन पनाह को तुड़वा करके एवं उसके अंदर किलाए कोहना मतलब सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा इसने बनवाया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शेर शाह का समकालीन इतिहासकार हसन अली थे। ठीक है, और इन्होंने एक रचना करी थी जिसका नाम है आपका तवारीख ए दौलते शेर शाही। की रचना किसने करी थी, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ये करी थी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हसन अली ने। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर को। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अदरवाइज़ आप प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक मारना मत भूलिएगा। डिसलाइक मारिए और मुझे कमेंट करिए कि रीज़न क्या था, क्या इंप्रूवमेंट करना है, या हर एक लाइन आपके लिए पढ़ देनी है बस, केवल एक ही लाइन तो आप खुद भी पढ़ सकते हो।
ठीक है? तो अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ तो क्या पता आप भी अपनी जगह पर सही होंगे। बट अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और दोस्तों, जो भी बच्चा काफ़ी पुअर है, जो महँगे-महँगे कोचिंग सेंटर जॉइन नहीं कर सकता है, ठीक है? दिल्ली में आकर के स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन उसको सच में अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो ऐसे बच्चों तक ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर पहुँचाना आप लोग, ये आपका काम है। तो चलिए, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।